नमस्कार साथियों, बाइक्रोफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मज़े में भी होंगे। हमने आज फिर और एक नए किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। आज के टॉपिक कुछ अलग सा है। क्या है किस्से, क्या है कहानी, वीडियो में आगे आपको मालूम चल जाएगी। आपसे गुजारिश है, अगले 17 मिनट तक हमें ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करते हुए इस किस्से को आप जरूर एंजॉय करेंगे। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं। भारतीय प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा में जब जब हुई चूक। भारत में सुरक्षा में चूक की वजह से महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या हुई। कोई भी सुरक्षा व्यवस्था तभी तक पूरी तरह चुस्त लगती है जब तक हमलावर उससे सेंध ना लगा दे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चली गोलियां इसी सिलसिले की एक ताज़ा कड़ी है। ट्रंप पर हुए हमले के बाद अमेरिका में सुरक्षा में हुई चूक की गहन जांच तो चल रही ही है, साथ ही दुनिया में भर में वीआईपी सुरक्षा में लगी एजेंसियां ने भी अपनी व्यवस्था का रिव्यू करना शुरू किया है। भारत में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को दुनिया की सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्थाओं में माना जाता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सुरक्षा कवच को मजबूत बनाने की जरूरत महसूस हुई और उसे लगातार अपग्रेड किया जाता रहा है। भारत में ऐतिहासिक तौर पर कोई ऐसे गलतियां हुई जब प्रधानमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति की जान को खतरा पैदा हुआ और सुरक्षा एजेंसियों को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। आइए ऐसे ही कुछ घटनाओं पर नजर डालते हैं। भुवनेश्वर में इंदिरा गांधी पर हमला। 1967 के आम चुनाव के दौरान जैसे ही इंदिरा गांधी ने भुवनेश्वर में चुनाव सभा को संबोधित करना शुरू किया, भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने मंच पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। एक पत्थर सुरक्षाकर्मी के माथे पर लगा और दूसरा एक पत्रकार के पैर पर। ये देखते ही दो सुरक्षाकर्मी इंदिरा गांधी के अगल बगल खड़े हो गए। सुरक्षा अधिकारियों ने उनसे अनुरोध किया कि वो अपना भाषण तुरंत समाप्त करें, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। इस बीच रह रहकर मंच पर पत्थर फेंके जाते रहे। थोड़ी देर बाद इंदिरा अपना भाषण समाप्त कर मंच पर रखी कुर्सी पर बैठ गई। जैसे ही उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया, स्थानीय कांग्रेस उम्मीदवार ने बोलना शुरू कर दिया और मंच पर पत्थरों की बौछार फिर से शुरू हो गई। कैथरीन फ्रैंक इंदिरा गांधी की जीवनी में लिखते हैं, ये देख इंदिरा गांधी कूद कर उठी और फिर से माइक पर पहुंचकर चिल्लाने लगी, ये क्या बदतमीजी है, क्या इसी तरह आप देश को बनाएंगे? तभी एक साथ कई पत्थर फेंके गए और एक पत्थर सीधा इंदिरा गांधी के चेहरे पर आकर लगा। उनकी नाक से खून निकलने लगा। पत्थर ने उनकी नाक की हड्डी तोड़ दी थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपना चुनाव प्रचार नहीं रोका। अगले कई दिनों तक अपनी नाक पर प्लास्टर चढ़ाए वो चुनावी रैलियों को संबोधित करती रही। अपने पर हंसते हुए उन्होंने कहा, मैं बिल्कुल बैटमैन की तरह लग रही हूँ। ये प्रधानमंत्री सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक थी। ब्लू बुक के नियमों का उल्लंघन करते हुए लोगों को मंच के इतने नजदीक आने दिया गया था जहाँ से उनके पत्थर मंच तक पहुँच सकते थे। जाहिर है यही सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक सबक था। 1984 में किस तरह इंदिरा गांधी के खुद के सुरक्षा कर्मियों ने उनकी हत्या की, उस पर काफी कुछ लिखा जा चुका है। उस घटना को अभी 2 साल भी नहीं हुए थे कि राजीव गांधी को जान से मारने की कोशिश हुई। 2 अक्टूबर 1986 को सुबह 6:55 पर जब राजीव गांधी राजघाट समाधि की तरफ बढ़ रहे थे, तभी एक तेज आवाज सुनाई दी। प्रधानमंत्री के साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उनके चारों तरफ घेरा बना दिया। चलाई गई गोली राजीव गांधी के पीछे फूलों की कुआरी के पार गई। उन फूलों की कुआरियों को पिछले कई दिनों से पानी दिया जा रहा था। इसके पीछे मंशा यह थे कि अगर वहां किसी विस्फोटक गड़ा हो तो वो चल ना सके। अनन फनन में सारे सुरक्षाकर्मी पूरे राजघाट में फैल गए और हर झाड़ी हर पेड़ की जांच की जाने लगी। जब वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिला तो उन्होंने सड़क के आसपास की इमारतों को देखना शुरू किया, लेकिन उन्होंने बैलों से लदे एक पेड़ की जांच नहीं की जहां राजीव गांधी पर गोली चलाने वाला शख्स करमबीर सिंह छिपा हुआ था। 3 गोलियां चली। जब करीब 8 बजे राजीव गांधी महात्मा गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाकर वापस अपनी कार की तरफ बढ़ने लगे तो दूसरी गोली की आवाज़ सुनाई दी। उस समय राजीव गांधी और राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह साथ साथ अपनी कारों की तरफ बढ़ रहे थे। इंद्रजीत बदबार और तानिया मीडा इंडिया टुडे के 31 अक्टूबर 1986 के अंक में लिखते हैं,
जैसे ही गोली चली, जेल सिंह ने राजीव गांधी से कहा, ये कहाँ से हमला हो रहा है। राजीव गांधी ने भी मजाकिया लहज में जवाब दिया, जब मैं आया था तब भी उन्होंने मेरा इसी तरह स्वागत किया था। अब लगता है वो गोली चलाकर मुझे विदा कर रहे हैं। राजीव ने जेल सिंह को उनकी बुलेट प्रूफ मर्सिडीज में बैठाया, लेकिन जैसे ही वो सोनिया के साथ अपनी एम्बेसडर कार में बैठने को हुए, तीसरी गोली की आवाज़ सुनाई दी। गोली राजीव गांधी के पीछे खड़े कांग्रेस विधायक विजेंद्र सिंह मोबाई और बयाना के पूर्व जिला जज रामचरण लाल को लगी। राजीव ने चिल्लाकर सोनिया को कार के अंदर घुसने को कहा और सुरक्षाकर्मियों ने राजीव के चारों तरफ घेरा बना लिया। इस बीच सुरक्षाकर्मियों ने घने पत्तों से ढके पैरों से धुआं उठता देख लिया था। उन्होंने अपनी 9 mm की जर्मन माउजर पिस्टल से उनकी तरफ फायर किया। तभी अचानक हरे रंग का कपड़ा पहने एक युवा व्यक्ति अपने हाथ ऊपर उठाए हुए झाड़ी के बाहर आता हुआ दिखाई दिया। वहाँ मौजूद गृह मंत्री बूटा सिंह और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर HL कपूर ने सुरक्षाकर्मियों को उस शख्स पर गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन दिल्ली के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त गौतम कौल ने चिल्लाकर कहा, गोली मत चलाइए। बाद में जांच में पता चला कि करमवीर सिंह लंबे समय से वहाँ झाड़ियों में छिपकर रह रहा था। उसके पास से एक बड़ी प्लास्टिक सीट रुमाल में बंधे हुए भुने चने, पानी से भरा हुआ जेरिकैन, टेरामाइसिन और दर्द निवारक गोलियां बरामद हुई। एक दिन पहले हुई गहन तलाशी के दौरान कुत्तों ने भौंककर उस झाड़ी की तरफ इशारा किया था, लेकिन वहां मौजूद मधुमक्खियों के छत्ते की वजह से सुरक्षाकर्मी आगे नहीं गए थे। यह सुरक्षा चूक इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट दे दी थी कि राजीव गांधी पर राजघाट पर हमला हो सकता है। बाद में दिल्ली पुलिस ने सफाई दी कि बड़े आयोजनों से पहले इस तरह की रिपोर्ट अक्सर आती है, इसलिए इन्हें एक रूटीन बर्निंग की तरह समझा गया। इस कोताही के लिए दिल्ली के सहायक पुलिस आयुक्त गौतम कौल को निलंबित कर दिया गया था, जो राजीव गांधी के मौसेरे भाई भी थे। एक बार फिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध। एक साल बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी, जब अक्टूबर 1987 में रूस के प्रधानमंत्री निकोलाई रिचकोव भारत के दौरे पर आए। पालम हवाई अड्डे पर दोनों प्रधानमंत्रियों ने तय किया कि वो एक ही कार में बैठकर राष्ट्रपति भवन जाएंगे। हवाई अड्डे पर उन्हें लेने कोई मंत्री, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और कोई उच्च अधिकारी आए हुए थे। विदेश मंत्री नटवर सिंह ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर वेद मारवा की कार में लिफ्ट लेने का फैसला किया ताकि वो दोनों प्रधानमंत्रियों से पहले साउथ ब्लॉक पहुंच सके। इसका एक कारण यह भी था कि पुलिस कमिश्नर की कार को कोई रोकेगा नहीं और वो आगे बढ़ती चली जाएगी। नटवर सिंह अपनी आत्मकथा वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखते हैं, हम साउथ एवेन्यू पहुंच गए और फिर राष्ट्रपति भवन के दक्षिण की तरफ मुड़े। फिर हमने वहां से साउथ ब्लॉक जाने वाली सड़क का रुख किया। हम देखते क्या है कि सामने से दोनों प्रधानमंत्रियों की कारों का काफिला चला आ रहा है। वेद मारवा ने तुरंत ड्राइवर से कार रिवर्स करने के लिए कहा ताकि वो उनके रास्ते से हट जाए। हमारे ठीक पीछे भजनलाल की कार थी, इसलिए हम दोनों कारें रिवर्स करने में आधा मिनट लग गए। सिर्फ 1 या 2 सेकंड से हमारा VIP कारों से अपना सामना होने से बचा। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने लिखा है, इसी बीच रूसी प्रधानमंत्री के साथ चल रहे सुरक्षाकर्मियों ने हमारी तरफ अपनी बंदूकें तान दी थी। जब राजीव गांधी को यह पता चला तो उन्होंने गृह मंत्री बूटा सिंह से पुलिस कमिश्नर वेद मारवा को सस्पेंड करने के लिए कहा। अगले दिन जब प्रधानमंत्री मुझसे मिले तो उन्होंने मुझे खूब खड़ी खटी सुनाई। मैंने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन राजीव पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सुरक्षा नियम तोड़ने पर साथ चल रहे रूसी अंगरक्षक आप पर गोली भी चला सकते थे। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मेरी वजह से वेद को सस्पेंड होना पड़ा। भला यह हुआ कि कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री को सारी बात समझ में आ गई और वेद मारवा का सस्पेंशन वापस ले लिया गया। राजीव गांधी पर श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में भी हमला हुआ था। जब वे प्रधानमंत्री के तौर पर कोलंबो के दौरे पर थे, 30 जुलाई 1987 को उन पर एक श्रीलंकाई नौसैनिक विजेता रोहाना ने परेड के औपचारिक निरीक्षण के दौरान बंदूक से पीछे से हमला किया। राजीव गांधी के सिर पर वार करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने अपने पीछे होने वाली हरकत को भांप लिया, इसलिए उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आई। इस हमले के बाद श्रीलंका की सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था।
नरेंद्र मोदी के काफिले में सुरक्षा चूक। मोदी वर्षों 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को पंजाब में एक फ्लाईओवर पर किसानों के प्रदर्शन के कारण लगे जाम के कारण 15 से 20 मिनट तक रुके रहना पड़ा था, जो उनकी सुरक्षा के लिए एक खतरा था। जब भी प्रधानमंत्री किसी जगह की यात्रा करते हैं तो उनके लिए एक वैकल्पिक रूट भी बनाया जाता है। पहले तय हुआ था कि प्रधानमंत्री भटिंडा हवाई अड्डे पर उतरने के बाद राष्ट्रीय साहित्य स्मारक से हेलीकॉप्टर से जाएंगे, लेकिन खराब मौसम के कारण उन्हें सड़क मार्ग से जाना पड़ा। पंजाब के पुलिस महानिदेशक से हरी झंडी मिलने के बाद उन्हें सड़क मार्ग से ले जाया जा रहा था, जिसमें उन्हें 2 घंटे लग गए। प्रधानमंत्री सुरक्षा की जिम्मेदारी है एसपीजी पर। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी की है, जो उन्हें और देश के बाहर भी सुरक्षा प्रदान करता है। शुरू में प्रधानमंत्री निवास पर रहने वाले उनके निकटतम संबंधी भी हमेशा सुरक्षा के घेरे में रहते थे, लेकिन 2019 में ये नियम बदल दिया गया। नए नियमों के अनुसार एसपीजी सुरक्षा अब सिर्फ प्रधानमंत्री को ही मिलती है। एसपीजी की स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली के द्वारका इलाका में है। इसके सुरक्षा कर्मियों का चयन सीमा सुरक्षा बल सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आरपीएफ और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों में से किया जाता है। ये इन एजेंसियों के सर्वश्रेष्ठ जवान होते हैं। प्रधानमंत्री के साथ वाले घेरे में चलने वाले एसपीजी के लोग काले रंग का सूट पहने होते हैं। उनकी आंखों में धूप का काला चश्मा लगा होता है। इसका उद्देश्य होता है आसपास की जगह पर नजर रखना, ताकि लोगों को पता न चले कि वो किधर देख रहे हैं। वो फिसल रोधी सोल वाले खास जूते पहनते हैं। उनके दस्ताने भी अलग होते हैं, जिनकी वजह से हथियार उनके हाथों से फिसल नहीं सकते। दूसरे घेरे में जो एसपीजी कमांडो होते हैं, उनके पास बेल्जियम से आयात की हुई 3.5 किलो वजन की राइफलें होती है, जो 500 मीटर तक मार कर सकती है। और कमांडो 2.25 किलो वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है। उनके घुटनों और कोहनियों पर पैड लगे होते हैं। ब्लू ब्लॉक के नियमों का पालन। कमांडो के प्रशिक्षण के दौरान उन्हें मार्शल आर्ट सिखाई जाती है, ताकि वो बिना हथियार के भी हमलावर का मुकाबला कर सके। इनको क्लोज प्रोटेक्शन टीम कहा जाता है। उनके पास पिस्टल होती है, जो आम लोगों को दिखाई नहीं देती। मोबाइल फोनों से इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस में विस्फोट के खतरों को देखते हुए प्रधानमंत्री के काफिले में जेम्स का इस्तेमाल शुरू किया गया। हमलावरों को भ्रमित करने के लिए प्रधानमंत्री के काफिले में उनके वाहन जैसे 2 और वाहन चलते हैं। राज्यों में प्रधानमंत्री के दौरे से पहले एसपीजी ब्लू बुक में लिखे नियमों का सख्ती से पालन करती है। ब्लू बुक के अनुसार प्रधानमंत्री की यात्रा से 3 दिन पहले एसपीजी उस यात्रा से जुड़े सभी लोगों और संस्थाओं के साथ एक एडवांस बैठक करती है, जिसमें उस राज्य के इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी, पुलिस उच्च अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट शामिल रहते हैं। इस बैठक में उस यात्रा से जुड़े छोटे से छोटे विवरण पर चर्चा होती है। आपात स्थिति में हर हालात से निपटने के लिए हर स्तर पर एक वैकल्पिक योजना बनाई जाती है। प्रधानमंत्री के काफिले की कारों का क्रम भी पहले से तय रहता है। सबसे आगे पायलट कार, उसके मोबाइल सिग्नल जैमर, उसके बाद डिकॉय कार, फिर प्रधानमंत्री की कार। मर्सिडीज एम्बुलेंस और दूसरी कारें चलती है। एक स्पेयर कार भी साथ चलती है, जिसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री की कार खराब हो जाने की स्थिति में किया जा सकता है। विदेश यात्रा में एयर इंडिया वन का इस्तेमाल। प्रधानमंत्री हमेशा एयर इंडिया वन से विदेश यात्रा पर जाते हैं। ये एक 747/400 बोइंग जहाज होता है। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री के आने से पहले भारतीय वायुसेना के 2 और विमानों को तैयार स्थिति में रखा जाता है। अगर आखिरी समय में विमान में कोई खड़ा भी आ जाए तो इन विमानों का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के विमान के उड़ान भरने से पहले सारे इलाके को कुछ समय के लिए नो फ्लाइंग जोन बना दिया जाता है। गहन प्रशिक्षण। संगठन में लिए जाने से पहले इन कमांडो को 3 स्तर की पृष्ठभूमि जांच की जाती है। यहाँ तक कि इनके परिवार वालों, दूर के रिश्तेदारों और दोस्तों की भी जांच की जाती है। पहले 3 महीनों तक एनएसजी के कमांडो को हथियारों और बिना हथियारों के लड़ाई और निशानेबाजी की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर इनको हर तरह के विस्फोटकों और विस्फोटक उपकरणों की जानकारी के साथ साथ उन्हें निष्क्रिय करने के गुण भी सिखाए जाते हैं।
इसके अलावा इन्हें योग, ध्यान और मानसिक व्यायाम का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। एक पूर्व एनएसजी अधिकारी के अनुसार एक कमांडो चलते हुए वाहन से बिल्कुल सटीक निशाना लगा सकते हैं। उनको भीड़ में खड़े किसी एक व्यक्ति को बिना दूसरों को नुकसान पहुंचाए निशाना बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। ये बहुत अच्छे तैराक भी होते हैं और आधुनिक संचार उपकरणों को चलाना जानते हैं। पहले 3 महीनों के प्रशिक्षण से सफलतापूर्वक गुजरने के बाद उन्हें अगले 3 महीनों तक और गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। उनको रियल लाइफ सिचुएशन के लिए भी तैयार किया जाता है। उन्हें हमला होने और मेडिकल इमरजेंसी से निपटने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। अगर कोई शख्स एक्सपीजी घेरे के बहुत नज़दीक पहुंचने की कोशिश करता है, उसे कोहनी से धक्का देकर पीछे धकेलने का प्रशिक्षण भी इन्हें दिया जाता है। कई बार देखा गया है कि इस धक्के का असर पीड़ित व्यक्ति पर कई हफ्तों तक रहता है। इनको अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है। अब इसमें इजराइल के ट्रेनिंग मैनुअल क्रैव मांगा को भी शामिल कर लिया गया है। इसमें कमांडो से मुक्केबाजी, कुश्ती, जूडो और कराटे सभी में निपुण होने की अपेक्षा की जाती है। हर कमांडो का एक वार्षिक टेस्ट होता है। अगर वो उसमें फेल हो जाते हैं तो उन्हें बिना देरी किए उनके पेरेंट कैडर में वापस भेज दिया जाता है। धन्यवाद साथियों। आज की इस वीडियो में हमने प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा से जुड़ी चूक को हाईलाइट करने के लिए हमने आज की वीडियो में आपके सामने विस्तृत जानकारी रखे हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।